नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सेवार्थ सिविल सर्विसेज में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक से पढ़ लिख रहे होंगे। अब हम लोग जो क्रॉनिकल की बात कर रहे थे, जो हमने सितंबर 2023 की पतली वाली क्रॉनिकल उसको पूरा थॉरली कंप्लीट किया, उसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई। और उसको कंप्लीट करने के क्रम में जब मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही ये खत्म हो जाएगी, जैसे ही पूरे मंथ की क्रॉनिकल का थ्योरी पोर्शन खत्म होगा, मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा, एक या दो या तीन ऐसे शॉर्ट में करके वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस है उसके वो कंक्रीट तरीके से निकाल के मैं आपके सामने लेके आऊंगा। एक चीज सेकेंडरी इसमें चीज देखिए ये थी कि इसके साथ साथ में क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होंगे, जैसा कोई भी एग्जाम में जैसे आपके सामने कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। जैसे कि जो ऑप्शंस होते हैं उस वो आपस में कितने मिले जुले होंगे, इन सब चीजों को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो 2023 की क्रॉनिकल जो पतली वाली आती है, जो सितंबर की थी, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। और उसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि उसमें जुलाई का करंट अफेयर्स था, यानी एक महीने का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जो इसके क्वेश्चंस हैं, जो मैंने बोला था, अब मैं आपको करा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करने हैं और कैसे उसके क्वेश्चन का जब आप अभी क्वेश्चन देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं सीधे आपको क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ, ठीक, राइट। तो जैसे कि ये है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो सीधे सीधे बहुत छोटी छोटी सी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, जैसे ये है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको मैंने अभी दिखाया था, जैसे इसमें तीन थोड़ा सा टफ ये बना हुआ है 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक, राइट। और इसमें स्टेटमेंट में इसको मैंने लगा के दिया है। जैसे आपके एग्जाम में, जैसे कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2023 का जो यूपी पीसीएस का पीटी एग्जाम हुआ था, जैसे आपसे पूछा था, ठीक वैसे ही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठीक। मैं इसलिए क्योंकि आप तैयार हो जाएं उन सब चीजों के लिए। कंक्रीट केवल वन लाइनर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, जैसा काम जिससे चलेगा मैं वैसे करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन अभी मैंने स्टार्ट किए हैं। आगे आने वाले समय में, मतलब 1 या 2 दिन में, मैं 50 और दे दूंगा। ऐसे ऐसे करके ये पूरा सितंबर, और हर मंथ का ऐसे ही होगा, जितने भी मंथ है सबका ऐसे ही होगा। चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं। देखिए इसमें किसमें लिखा है, किस राज्य ने महिला संविदा कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। यानी मातृत्व अवकाश का क्या मतलब हुआ, यानी मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने मैटरनिटी लीव महिला संविदा कर्मियों के लिए दी जा रही है। देखिए, ठीक है, किसने किया, आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, ठीक। इसमें आप ध्यान दीजिए कौन सा किया है। तो इसका आंसर है डी। जो लोग हम मेरे साथ पढ़ चुके हैं क्रॉनिकल, जो मेरे साथ पढ़ चुके हैं पतली वाली, वो बहुत आराम से ये सब चीजें लगा लेंगे। और इवन जो टफ क्वेश्चंस भी आगे आने वाले हैं वो भी सब लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन जो लोगों ने नहीं पढ़ी है, वो प्लेलिस्ट प्रॉपर वहां पे बनी हुई है, आप जाके बहुत आराम से उसको देख सकते हैं थॉरली। उसमें बहुत सी चीजें, बहुत सा स्टैटिक पोर्शन भी मैंने कवर किया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका आंसर है झारखंड। अब देखिए झारखंड में हुआ क्या है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री साहब हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने ऐसी व्यवस्था यहाँ पे लागू की कि झारखंड की जो संविदा कर्मी महिलाएं हैं वो 180 दिन तक, मतलब जिनका 180 दिन का कार्यकाल जो काम कर चुकी हैं, समझे, उनको प्रथम, जैसे उनकी अगर 2 संतानें हुई हैं, 1 2, और दोनों अगर जीवित हैं तो तीसरी संतान पे ये चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर 1 या 2 संतानें हैं तो उनको यह मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब। और देखिए आप, झारखंड है क्योंकि यहाँ पे आंसर झारखंड है, तो झारखंड से आपको क्या याद आ रहा है, याद करिए झारखंड कब बना। तो आप देखिए 15 नवंबर को झारखंड बना सन 2000 में, राइट। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। इसमें छत्तीसगढ़ 1 नवंबर है शायद, ठीक। और उत्तराखंड जिसको उत्तरांचल पहले नाम था, वो शायद 9 नवंबर है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। और ये सन 2000 में आया। अब देखिए बात यह है कि आपसे जैसे ही पूछा जाता है यूपी पीसीएस के एग्जाम में, आपसे अक्सर पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, एक जैसे 1 2 3 4, और आपसे ये पूछा जाएगा ऑर्डर में लगाइए आप कौन सा कब बना, या इसको नंबर 1 पे ऐसे दे देगा, स्टेट दे देगा, नंबर 2 पे यहाँ पे वो ईयर दे देगा जिस ईयर में वो फॉर्म हुए थे, ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना जाके। मैं पढ़ने की टेक्निक आपसे शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि इससे चीजें बहुत सी आसान हो जाती हैं, समझे, बहुत सी चीजें आसान हो जाती है। अब मान लीजिए जैसे कि आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो भी स्टेट होंगे प्लस यूनियन टेरिटरीज होंगी,
और जो आगे आने वाले जो स्टेट है उनको इसमें शामिल किया गया आर्टिकल 1 में। अब देखिए जब ये ये बनाया गया, झारखंड जब बनाया गया, तो आप देखते हैं बिहार से ये अलग हुआ, बिहार का जो सदर्न पार्ट था उससे ये अलग कर दिया गया। और बहुत ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे बहुत सी जनजातियां हैं जो निवास करती हैं, और बहुत से मिनरल्स हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, यूरेनियम आपको यहीं पे मिलेगा, और कोयला आपको बहुत अच्छा संसाधन आपको यहीं मिलेंगे, इतनी सब सारी चीजें हैं। इसके साथ में आप अगर देखेंगे तो अगर इसको किस आर्टिकल से बनाया गया, तो आर्टिकल नंबर अगर 2 में आ जाएंगे और आर्टिकल नंबर अगर 3 में आ जाएंगे, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 3 आपसे बोलता है कि भारत संघ में, भारत क्योंकि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, भारत संघ में नए राज्य, मतलब इसकी सीमा के अंदर, भारत संघ की सीमा के अंदर जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन होगा। जैसे पुनर्गठन किया गया, या सीमा उनकी चेंज की गई, या फिर उनका नाम बदला गया, या दो बड़े मिला के दो छोटे छोटे मिला के एक बड़ा बना दिया, या एक बड़े को 2 छोटे छोटे पार्ट में काट दिया। ये सारी चीजें होंगी आर्टिकल नंबर 3 से। ठीक, आर्टिकल नंबर 3 से, राइट। ये सब चीजें आप याद रखेंगे। और इसमें क्या क्या चीजें ऐसी बनी, हाँ जैसे, अच्छा ठीक है, कुछ चीजें और भी हैं, मैं बता देता हूं। जो स्टेट बन रहे हैं उसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी थी, उसमें कुछ कमेटियां बनी थी, उनके आप नाम और ईयर याद कर लें, अक्सर आपसे पूछा जाता था। तो पहले है एस के धर कमेटी, समझे, ये बनी 1948 में। फिर आप जेवीपी कमेटी पढ़ते हैं, जेवीपी कमेटी, ठीक, ऐसे सीधे सीधे ऐसे ही पूछता है 1948 में, ठीक। और इसके बाद में याद करिए, तो तीसरी बनी थी फजल अली कमेटी बनी, ये बनी शायद आई थिंक 56 में, ओके। और इसी को फजल अली कमेटी को ही बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। ये भाषाई तौर पे इनकी लड़ाई जो हो रही थी उसके बारे में पूछा गया। मैंने जो जो चीजें बताई आप बिल्कुल उसको ध्यान रखना। अच्छा, जब कोई स्टेट बनता है, मान लीजिए जब कोई स्टेट बनता है, तो वो कैसे, उसकी पावर किसके पास में होती है, आप ये याद करें, तो उसकी पावर होती है केवल इंडियन पार्लियामेंट के पास में, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं होता है जो पूछेगा। मान लीजिए अगर स्टेट का किसी का निर्माण किया जा रहा है, कोई सीमा बदली जा रही है, या ऐसी कोई भी चीज हो, तो क्या स्टेट से जो स्टेट है वो जब तक नहीं मानेगा तब तक ऐसा हो सकता है क्या? तो हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन राष्ट्रपति कोई भी ऐसा अध्यादेश आने से पहले, कोई भी ऐसा बिल आने से पहले, राष्ट्रपति सबसे पहले उस स्टेट से कंसर्न करेगा कि आप मुझे बताएं क्या ये चीज जो की जा रही है वो ठीक है या नहीं। वो अपने स्टेट, अपने विधानमंडल में ये प्रस्ताव रखेगा। प्रस्ताव रखने के बाद में जो डिसीजन देगा, जो अपना वर्डिक्ट बताएगा, वर्डिक्ट मतलब अपनी जो कहानी बताएगा कि हाँ ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति उसके आधार से चीजें करेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। जो स्टेट अपनी बात बताएगा कि हाँ ये स्टेट बनना चाहिए, नाम बदलना चाहिए, ये बिल्कुल राष्ट्रपति या इंडियन पार्लियामेंट के पास में बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है। अगर चाहे तो वो माने इस चीज को, या अपनी स्वायत्तता से बिल्कुल काम करे। ठीक है, इतनी चीज आप याद रखेंगे। मतलब भारत की जो संसद है, इंडियन पार्लियामेंट जो है, वो अंतिम रूप से फैसला लेती है कि क्या करना है, राइट। पॉलिटी वाले लेक्चर में जब मैं आऊंगा तब इन सब चीजों पे थॉरली मैं बात करूंगा, बहुत आराम से सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। इन चीजों को आप याद कर लेना। और स्टैटिक पोर्शन में मैंने बताया, जैसे ये स्टेट आते हैं, ये कब कब फॉर्म हुए, ऐसे आप याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि सिक्किम कब बना, तो 1975 में। हिमाचल पूछ देता है अक्सर, 1971 में। ऐसी बहुत सारी चीजें आपसे पूछेगा। गोवा अक्सर पूछता रहता है, 22वां राज्य गोवा बना था तो 1987 में, ठीक है, शामिल किया गया था। ठीक, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, साइलेंट रोजेलिंग्स के लेखक कौन है? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, देखिए ये 4 ऑप्शन है। आपको ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही लगा के दिए जाते हैं। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, आप क्वेश्चन पेपर आराम से देखिए, बैठ के पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही आपको नाम दिए जाएंगे, 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिए जाएंगे जो आप सुनते रहते हैं, ये है, ये है, ये है, ये है। 4 में आप पॉज करके आप आंसर निकालिए। जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, जो लोग नहीं पढ़ चुके हैं, वो सीरीज जाके देख लें, या ऐसे ही गेस करें, फिर देखें कैसे गलत होते हैं। देखिए, रस्किन बॉन्ड का नाम आपको मिलेगा, परवेज सीतल का नाम मिलेगा, अरुंधति राय। इसमें जो आंसर है वो परवेज सीतल है। परवेज सीतल दरअसल देखिए, रांची झारखंड की राजधानी रांची है। रांची में इस किताब का विमोचन किया गया, जिसको बोलते हैं साइलेंट रोजेलिंग्स। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 5 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं, उसमें इसका अनुवाद हो चुका है। उसमें फ्रेंच लैंग्वेज भी है, जर्मन है, इटालियन लैंग्वेज भी है, और आई गेस उसमें क्या बोलते हैं, टर्किश, ऐसे करके 5 लैंग्वेज। इसलिए ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो हाल ही में लिखा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को मैक यानी मल्टी एजेंसी सेंटर से जोड़ने की योजना बताई। मैंने जब मैं इसको आपको पढ़ा रहा था मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना जाके इसको जरूर। ठीक, तो मैंने इसमें ये भी बताया था आपको कैसे देगा। अब देखिए आप इसमें आंसर करें, जिन लोगों ने पढ़ा उनको पता होगा मुझसे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा या बुक नहीं पढ़ी है वो इसमें गेस करें। और आपका गेस कैसे गलत होता है, कैसे पब्लिक सर्विस कमीशन आपको ऐसे आंसर देता है जिसमें आप जबरदस्ती गलत हों। मोस्ट प्रोबेबली जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो लोग पता क्या करेंगे इसमें, या फिर लखनऊ लगा के आएंगे या फिर गौतम बुद्ध नगर लगा के आएंगे, लेकिन ये दोनों आंसर हैं गलत। और क्या लगाएंगे, फोर्थ आंसर इसमें बिल्कुल सही है, कानपुर। अब देखिए मैथ सिस्टम क्या था, ये मैंने आपको बताया था। मैथ जब कारगिल वार हुई, कारगिल वार में इंटेलिजेंस फेलियर की समस्या आई, उसकी वजह से हम लोग पहले से चीजों को समझ नहीं पाए, इसके बाद कारगिल वार हो गई। और कारगिल विजय, हाँ मैंने आपको यह भी बताया था कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता, तो 26 जुलाई। ओके, याद रखना 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, राइट। तो हुआ ये कि 2001 में एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए, क्यों ना एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए जो जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, मान लीजिए ये रॉ है, ये आईबी है, और ये ये मान लीजिए कुछ और है, ऐसे ऐसे 5-6 सीबीआई है, मान लीजिए ऐसे बहुत सारी एजेंसी हैं, तो ठीक है इनको सबको मिला दिया जाए और इनका ये एक दूसरे से अपनी चीजें साझा कर सकें, तो इसलिए मैक बनाया गया, मल्टी एजेंसी सेंटर। ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे इससे, राइट, इससे कनेक्टेड रहेंगे। तो यूपी का कौन सा ऐसा शहर है जिसको मैक में शामिल किया गया, तो कानपुर याद रखेंगे, नहीं तो आप लखनऊ लगा के आएंगे, या ज्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो गौतम बुद्ध नगर लगा के आएंगे। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखना। हाँ एक चीज और मुझे याद आ रही है कि आईबी जो ये है आपकी मैक जो है मल्टी एजेंसी सेंटर जिसको बोला गया है, इसकी नोडल एजेंसी क्या है जो इसका कार्यान्वयन करती है, तो आप याद रखेंगे इस चीज को, इसकी नोडल एजेंसी आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, राइट। चलिए ठीक है, अब चलिए ठीक है, फिर चौथे पे आते हैं। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने, किस टेक्निकल इंस्टीट्यूट ने आत्मघाती ड्रोन का निर्माण किया, राइट। आत्मघाती ड्रोन राइट, ड्रोन वही होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं, समझे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, समझे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ऐसे भी इनको बोलते हैं, इनको प्रॉपर ड्रोन बोलते हैं। एक वो ड्रोन होते हैं जो शादी बारात में आपने देखा होगा ऊपर से उड़ा के या हेलीकॉप्टर शॉट और ऐसे लेते रहते हैं, वो उन वालों की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपके सामने ये 4 IITs दी हैं, इसमें आप पॉज करें, आंसर दें। चलिए ठीक है, मैं इसमें बताता हूं, आंसर नंबर 1 इज करेक्ट, IIT कानपुर। IIT कानपुर देखिए, अब जो ये बनाया गया है, अब ये जो बनाया गया है, ये कैसे बनाया गया है, ये क्या है कि अनमैन्ड है और इसकी ये आत्मघाती है, आत्मघाती AI बेस्ड है, ये उड़ के जाएगा रिमोट कंट्रोल के थ्रू, और ये जब उड़ के जाएगा 100 किलोमीटर 40 मिनट में। ये मैं थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ, इसको याद ना रखें अलग की बात है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये कम से कम ये समझ में आ जाएगी कि कहानी क्या है, उससे चीजें याद आपको रह जाएंगी, राइट। कई बार फैक्ट पढ़ जाते हैं, फैक्ट भूल जाते हैं, बट कहानी पीछे की थोड़ी सी पता होती है, तो कम से कम हम वो चीजें कर सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होता कि जो मान लीजिए ये भारत का नक्शा बना हुआ है, राइट, ये ठीक है, ये वाला थोड़ा ऐसा हो गया, ऐसा, ठीक। तो ये मान लीजिए यहाँ पे तैनात किया गया इसको राजस्थान में, जैसलमेर में, ये 100 किलोमीटर तक वार कर सकता है सीमा पे खड़े होके किसी भी जगह पे, ठीक है। या यहाँ पे है तो मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहां पे गलत एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके लिए ये है। एक तो देखिए रिमोट कंट्रोल होगा, समझे, दूसरा AI बेस्ड होगा, इसकी अपनी एल्गोरिथम होगी, समझे, इसकी अपनी एल्गोरिथम होगी, यानी अपना सॉफ्टवेयर होगा जिसके थ्रू ये यूज किया जाता है, काम किया जाता है, AI बेस्ड होगा, ठीक। और एक चीज और मुझे इसमें याद आ रही है, स्टील्थ है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, स्टील टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई थी क्या होती है शायद। तो स्टील टेक्नोलॉजी में होता था ये कि जो भी ऑब्जेक्ट है आपका वो रडार के अंदर ना आए, ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती थी। जैसे कि मान लीजिए ये कोई अगर ड्रोन बनाया गया, इसकी सरफेस पे ऐसा मटेरियल यूज किया जाएगा जिससे वेव्स टकरा के दोबारा रडार तक ना आए, सारी वेव्स को ये मैक्सिमम वेव्स को ये एब्जॉर्ब कर ले। इसकी स्पीड कितनी रखी जाए, राइट, या इतने ऊपर मत उड़ाया जाए, पास से जो चीजें जमीन के पास में उड़ती हैं वो दरअसल रडार में जल्दी नहीं आती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के स्टील टेक्नोलॉजी विकसित की, जैसे फाइटर जेट्स हो गए, राइट, तो इनमें स्टील टेक्नोलॉजी यूज होती है। राफेल हो गया या और कोई हो गया, राफेल में तो है स्टील टेक्नोलॉजी बट उतनी खास नहीं है। और भी जो फाइटर जेट्स हैं जैसे यूएस का F-16 से प्लस वाले जो हैं, F-16 तो नहीं बट F-16 से प्लस जो सीरीज है उनके पास में है, ठीक, वो जनरेशन 4+ के होंगे। उन सब चीजों पे कभी साइंस एंड टेक में जब बात होगी तो मैं बात करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, भारत के किस राज्य में आवासीय संस्कृत विद्यालय स्थापित किए जाएंगे? देखिए किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे, ध्यान दीजिए, आवासीय संस्कृत विद्यालय, ठीक, किस राज्य में? आपके सामने ये ऑप्शन, अच्छा 3 ही है, आगे पे जाइए, एक हरियाणा भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए जब संस्कृत विद्यालय नाम आया तो मैंने यहाँ पे जबरदस्ती ऐसे डाले हुए हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो, राइट। बहुत से लोग क्या करेंगे, एक तो अगर मैं यहाँ पे तमिलनाडु डालूंगा या कुछ और डाल दूंगा या केरला वेरला डाल दूंगा तो कहेंगे ये सब चीजें नॉर्थ इंडिया में ही होती हैं, आप ऐसे करके गेस करेंगे ये सब चीजें नॉर्थ इंडिया में ही होंगी, तो नॉर्थ इंडियन के मैंने ही स्टेट उठा के डाल दिए यहाँ पे। चलिए हरियाणा में यहीं पे लिख देता हूँ, हरियाणा, ठीक है, ये डी पार्ट, ओके, हरियाणा हो गया। अब इसमें आप करें, पॉज करके करें, इसका देखिए आंसर है, इसका आंसर है यूपी, राइट, यूपी, ठीक, इसका आंसर यूपी है। और देखिए कितने स्टेट में बनाए जा रहे हैं ये, मतलब स्टेट में कितने हैं, कितने जिलों में बनाए जा रहे हैं, तो ये जिले हैं 15, राइट, 15 जिलों में बनाए जाएंगे। इनका उद्देश्य क्या है? आवासीय, देखिए इस पे ध्यान देना, आवासीय संस्कृत विद्यालय, ठीक, 15 जिलों में ये बनाए जा रहे हैं। वो जिले जो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, जैसे मथुरा हो गया, जैसे मथुरा हो गया, जैसे प्रयागराज हुआ, जैसे बनारस हुआ, ठीक, वाराणसी हो गया, ऐसे करके जैसे गोरखपुर हो गया, और कौन कौन से हैं मुझे ऐसे याद नहीं आ रहे, ठीक है, जैसे चित्रकूट हो गया, हाँ चित्रकूट हो गया, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके 15 जिले हैं और इनमें ये किया जा रहा है। एक बार आप वो लिस्टिंग चेक कर लेना जाके गूगल पे सर्च करके, किसी सर्च इंजन पे या फिर बुक में देख के, ठीक है, इनमें एक बार नजर डाल लेना तो आपसे फिसलेंगे नहीं। जैसे मुझे कुछ और याद आ रहा है, जैसे हरदोई है, हरदोई, ठीक है, और हरदोई के साथ में इसमें और एक है मुझे याद आ रहा, एटा, 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 मुरादाबाद, मुरादाबाद, ऐसे आप याद कर लेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद हो जाएंगी। जरूरी नहीं है आप सब याद करें, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है उनको याद रखिए। उसमें संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं। आवासीय हैं, ये आप चीज याद रखें। जो जनपद धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किए जा रहे हैं वहीं पे ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। और हाँ, इनका नाम है, इनका नाम है प्रॉपर नाम, अगर मान लीजिए आपसे नाम ही आ जाए तो नाम है नवीन उत्तर मध्यमा, ठीक, आवासीय संस्कृत विद्यालय, मान लीजिए अगर कभी बहुत बदमाशी करने की कोशिश करे कमीशन तो ये भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठंड में। चलिए इस पे आ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रही चंबल सेंचुरी, जिससे डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता दी जा रही है, किन किन प्रदेशों से सीमा साझा करती है? चलिए बहुत अच्छी बात है, डॉल्फिन आ गया तो डॉल्फिन से आप याद करें, गंगा नदी डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? मैंने आपको बताया है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो कब किया गया, याद करो, याद करो। चलो अब देखिए है क्या इसमें, अगर ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मैंने जानबूझ के वो सब आंसर आपसे दिए हैं जो बिल्कुल पास में है, राइट, जैसे एमपी, राजस्थान, यूपी पास में है, हरियाणा, ऐसी ही चीजें करता है वो। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन रख देता आपसे एमपी, इसके बाद लाइक उत्तराखंड, ओके, और तीसरा अगर मैं ऑप्शन अगर पंजाब रख देता, ठीक, तीनों नहीं मिलते तो आपको गलत कर देते पहले ही, लेकिन मैंने जबरदस्ती ये वाली कोशिश की है, ठीक, ऐसे ही वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आप अपना दिमाग लगाएंगे और आपसे फिर गलतियां हो जाती हैं। तो ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही, ठीक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब यह है क्या, इसको मैंने स्टैटिक बना दिया, इस क्वेश्चन को मैंने स्टैटिक बना दिया, राइट, समझे। ये था करंट का क्वेश्चन, मैंने आपको 2023 का पेपर दिखाया था, उसमें कैसे उसने करंट के क्वेश्चन को उठा के स्टैटिक बनाया है, मैंने इस पे भी डिस्कशन आपसे किया था, ठीक। जो लोग टेलीग्राम पे हम लोग मुझसे जुड़े नहीं है वो एक काम करें, जाके टेलीग्राम पे मैंने यूपीपीसीएस 2024 के लिए स्पेशली समझे एक ग्रुप अलग से बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में वो पड़ा है या चैनल का डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, दोनों में से किसी में आपको मिल जाएगा, उसको जाके फॉलो कर लेना। अगर 35 क्वेश्चंस आते हैं तो मेरा टारगेट ये है कि आप 34 करके सही आए, एक क्वेश्चन तो खराब पूछता ही है वो, राइट, कम से कम इतने करके आए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स बहुत हलवा हो जाएगा। या रिव्यू ऑफिसर के लिए अगर आप ये देखते हैं तो बहुत चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, 1 महीने पहले, बस 15 दिन पहले ये सब चीजें मत करना, लेकिन तो पचेंगे नहीं, बट उससे पहले आप सब कर सकते हैं, ठीक है, या अन्य किसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब मैंने उठा के यहीं पे फेंक दी हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पे है, देखिए बात हो रही है हाल ही में चर्चा में रही चंबल सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी है, इसको याद रखना, ठीक है, जिसे डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता दी जा रही है, अभी दी नहीं गई है, किन किन प्रदेशों से सीमा साझा करती है। अब देखिए चंबल सेंचुरी नाम कैसे पड़ा, तो नाम पड़ा चंबल नदी से, ठीक।
चंबल किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक। अब ये चंबल कहाँ पे आके यमुना में मिलती है? तो यमुना में आके ये मिलती है इटावा के पास में। अब जब इटावा है यूपी में, ठीक है, ठीक है। अब ये ऐसे 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 यमुना बह रही है, ऐसे ऐसे आके यहाँ से चंबल मिल रही है, ठीक। ये है इटावा, ये है इटावा। तो यहीं पे जो ये वाला एरिया है, ये है चंबल, चंबल सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है। अब ये किसके लिए प्रसिद्ध है, एक चीज मैं आपको बता दूं, तो इसमें बहुत बार देखिए पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। मैं स्टैटिक पोर्शन भी इसमें कंप्लीट कर रहा हूँ बहुत सारे। अगर केवल आप करंट देख लेंगे तो कम से कम 1000 से 1200 1300 टॉपिक ऐसे होंगे करंट जो स्टैटिक के, जो आपके पूरे हो जाएंगे, समझे। बहुत बहुत बड़ा टॉपिक मैं पूरा कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। तो चंबल जो है, चंबल है, चंबल नदी किस लिए फेमस है? तो घड़ियाल के लिए, ठीक है। घड़ियाल जो है उनके लिए फेमस है, और गंगा नदी डॉल्फिन के लिए। अब गंगा नदी डॉल्फिन में बोल रहा हूं तो ऐसा मत कर लेना गंगा नदी में ही है, ठीक, चंबल में भी है। चंबल आके यमुना से मिलती है, और यमुना ही प्रयागराज में जाके मिल जाती है गंगा से, ठीक है। इतनी चीज आप याद रखेंगे। चलिए, इससे मिल जाती है। अब ये चंबल सेंचुरी, इसको देखिए चेंज किया जा रहा है किसमें, जिससे डॉल्फिन सेंचुरी, डॉल्फिन सेंचुरी आपको मैंने बताया, याद करिए जाके। डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन को कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? 2009 में किया गया था क्या, या 10 में किया गया था? जाओ ढूंढो जाके, गूगल करिए, और बहुत सारी जगह है, कहीं पे लिख लीजिए जाके, ठीक। तो ये एक ट्राइपॉड है, यहाँ पे जो मैंने आपको ये बताया, ये आ रही है, ये आ रही यमुना, ये आ रही यमुना, और ये आ रही है चंबल। ये जो एरिया है, यही एरिया, ये आपका यूपी लगेगा, ठीक, ये आपका यूपी लगेगा, ये आपका एमपी लगने लगेगा, यहीं समझे, यहीं पे आपको एमपी लगने लगेगा, और राजस्थान इधर लगेगा, राजस्थान। ये ट्राई जंक्शन है, इन तीनों में चंबल सेंचुरी, यहीं पे इनकी तीनों सीमा साझा करती है, राजस्थान से, यूपी से, एमपी से। इतनी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक। अब चलिए, हाँ, एक चीज और मुझे याद रही, यमुना नदी की बात हो रही है, तो देखिए यमुना ऐसे ऐसे बह रही है, ये इधर से गंगा आ रही है, ये प्रयागराज में मिल जाएंगी जाके दोनों। लेकिन यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं, उसी में एक सहायक नदी है जो, जिसको यहाँ पे चंबल बोला गया है, और चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बहुत अच्छे से याद रखना इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना कि चंबल में घड़ियाल पाए जाते हैं। और एक चीज और याद रखना, चंबल बहुत साफ नदियों में आती है, समझिए, बहुत साफ नदियों में। जैसे कि किसी पेपर में पूछ लिया गया था, मुझे याद नहीं आ रहा किस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, आप उसको देखेंगे तो उसमें एक ऑप्शन ये डाल दिया था कि चंबल जैविक आपदा है, समझे। लोग चंबल लगा के चले आए, गलत हो गया, राइट, ठीक। तो चंबल एक हो गया, ये आती है इटावा में मिलती है, इटावा। इसमें सिंध लगा लीजिए, यहाँ पे सिंध इटावा में ही मिल रही है, समझे, चंबल सिंध। नंबर 3 पे बेतवा। ऑर्डर भी याद रखना, अगर आप यूपी का एग्जाम देते हैं तो ये ऑर्डर आपसे पूछा जाता है, यमुना की सहायक नदियों से, सहायक नदियों में लेफ्ट टू राइट ट्रिब्यूटरी उसकी बताइए, तो चंबल सिंध बेतवा। बेतवा कहाँ पे मिलती है? तो हमीरपुर में, ठीक है, हमीरपुर में, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। और बेतवा, इसके बाद केन, ठीक। तो केन कहाँ पे मिलती है? तो ये मिलती है फतेहपुर में, ठीक, फतेहपुर में। यहाँ पे जगह नहीं बची है, बट मैं बोल तो रही हूँ, फतेहपुर में। और बेतवा से आपसे पिछले साल पूछा गया था कौन सा डैम है इसके ऊपर जिसका निर्माण किया गया, समझे। ये याद रखना, झांसी से निकल के जाती है, झांसी के किनारे से बेतवा, राइट। इतनी चीजें मैंने बता दी, ये भी बता दिया, स्टैटिक पोर्शन भी हो गया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं आता हूँ। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में कौन सा शहर शामिल नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल में, ठीक। करेंट से उठाएंगे, यूपी स्पेशल में फेंकेंगे, ठीक है। ऐसी चीजें आपसे पूछी जाएंगी बार बार। मैंने ऐसी ही चीजें डालने की कोशिश की है जो एग्जाम का पैटर्न है उसको एनालाइज करते हुए। ये ऐसा नहीं है फर्जी से कोई टॉपिक उठाया चलो फेंको इसको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए तो ठीक है, देखिए नए जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो बनाए जा रहे हैं यूपी में, उसमें कौन सा इसमें शहर शामिल नहीं है? कौन सा शहर शामिल नहीं है? चलिए याद करिए, देखिए, पॉज करिए, आंसर करिए, आपको खुद ही पता चलेगा, ठीक। तो देखिए नए जो टेक्नोलॉजी पार्क बनाए, नए जो सॉफ्टवेयर पार्क बनाए जा रहे हैं उसमें कौन कौन सा शामिल है? तो उसमें आगरा है, आगरा, ठीक। और उसमें क्या है? एल्को, उसमें बरेली है, बरेली, लखनऊ पहले हो चुका था, ठीक, बरेली। और तीसरा जो इसमें है वो है गोरखपुर, ठीक, गोरखपुर, ठीक। बरेली आई गेस नहीं है, बरेली नहीं है, ओके, बरेली नहीं है, ठीक है। तो इसका आई गेस आंसर डी है, आई गेस आंसर इसका डी है, ठीक है। ये मैं फिर भी एक बार भूल रहा हूं बट इसका आंसर डी होगा, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर पार्क इससे पहले पहले कौन कौन से थे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर पार्क थे? तो बहुत सारे थे, जैसे कानपुर में, कानपुर का सॉफ्टवेयर पार्क आपसे पूछा जाता है, जैसे लखनऊ है, लखनऊ का पूछा जाता है, प्रयागराज है, प्रयागराज पूछा जाता है, नोएडा में भी सॉफ्टवेयर पार्क है, ठीक, जिसको गौतम बुद्ध नगर
बोलते हैं, मतलब नोएडा को तो नहीं बोलते हैं, बट गौतम बुद्ध नगर में एक जगह है इंडस्ट्रियल एरिया जिसको नोएडा बोलते हैं, ठीक है। अब लखनऊ भी आ गया, आपका कानपुर आ गया और प्रयागराज आ गया। अच्छा ठीक है, हाँ ये 3 देखिए आ गए। अब इनसे एक चीज और निकाल के स्टैटिक ही लेके आ रहा हूँ। अब कमिश्नरेट सिस्टम जो लागू किया गया, कमिश्नरेट पुलिस प्रणाली जो यूपी में लागू की गई है, उसमें इस समय आपने देखा कि 3 अभी हाल ही में आई गेस हो गए होंगे 8-10 महीने, उससे उस टाइम पे एक और न्यूज आई थी कि 3 सिटीज थे, सॉरी 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिनको कमिश्नरेट सिस्टम में जोड़ा गया था। तो कमिश्नर ये सब क्या था, चलिए मैं आपको बता दूं। इस 3 स्टेज हुई हैं, 3 स्टेज में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है और उसमें पुलिस को थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं उनसे कुछ ज्यादा पावर, मतलब उनका दखल थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा क्या ठीक ठाक कम हो जाता है। तो नंबर 1 पे देखिए 2020 की बात है, 2020 में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर 2 जगह पे ये व्यवस्था कमिश्नरेट की चालू की गई थी। 2021 आया, 2021 में सेकेंड फेज था ये, और इसमें क्या किया गया, इसमें कानपुर ऐड किया गया प्लस बनारस। ठीक, जितने ये आ रहे थे इससे मुझे ये याद आ गया, ठीक है। ये 2 शहर, अब शहर मिलकर टोटल हो गए 4, और 2022 में ही 3 शहर नए जोड़े गए, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। ठीक, इनको याद रखना, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको प्रॉपर लिस्टिंग करके याद कर लेना। ये क्वेश्चन संभावित है कि आ जाएगा, ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आ जाएगा, इसका आंसर बरेली ही होगा, राइट। चलो ठीक है, कौन सा, आगरा बनारस, इसका आंसर बरेली होगा। जो नहीं है देखिए लिखा है नहीं। ठीक, आप पता चला आपको बहुत लगाव है गोरखपुर से या बनारस से या आगरा से, और आपने देखा अरे आगरा आ गया, चलो ठीक है लगा के चले आए। इसको बोलते हैं ह्यूमन एरर, समझे, कई बार इसी से अटक जाता है। एक क्वेश्चन खराब हुआ और नहीं हुआ। देखिए फिर हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने लैंसडाउन, जो लोग घूमते घामते हैं उनको लैंसडाउन बहुत प्रिय है, का नाम बदलकर क्या कर दिया है। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें भी मैंने खेलने की कोशिश की है। आप जसवंत नगर है, जसवंतगढ़ है, जसवंतपुर है, जसवंत विहार है, इसको बिहार मत कर लीजिए, इसको विहार रखिए, ठीक है। ये अब जसवंत रट के चले जाते हैं कई बार, अब पीछे वाला भूल जाएंगे, नगर है, गढ़ है, पुर है, बिहार है, मैंने सब ऐसे उठा के डाल दिए। अब इसमें जिसने पढ़ा है वो भी एक बार कंफ्यूज होगा। आंसर नंबर इसका 1 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जसवंतगढ़ किया गया है। देखिए ये कौन सा प्लेस है, तो ये प्लेस है वो टूरिस्ट प्लेस टाइप का है, यहाँ पे बहुत से लोग जाते हैं जो घूम घाम के मस्ती वस्ती करके चले जाएंगे। दिल्ली वाले तो यहाँ कूच, दिल्ली से कूच, जैसे कि जैसे डलहौजी ने शिमला कूच की थी, ऐसे दिल्ली वाले कूच करते रहते हैं लंच टाउन में। तो लंच डाउन, ठीक है। चलिए अब ये जसवंतगढ़ का इसका नाम क्यों किया गया, जसवंतगढ़ इसका नाम क्यों किया गया, ठीक है। तो देखिए 1962 में जो इंडो चाइना वार हुई थी, उसमें देखिए एक राइफलमैन थे जिनका नाम था जसवंत सिंह रावत। जसवंत, मैं नाम लिख देता हूं, जसवंत सिंह रावत, ठीक, रावत। इनको उस समय सेना में बहुत अथक अपना योगदान, उस लड़ाई में योगदान देने के लिए इनको महावीर चक्र प्रदान किया गया था, ठीक है, महावीर चक्र, ठीक, महावीर चक्र इनको प्रदान किया गया था। मैं कलर इसका कुछ चेंज करता हूँ, राइट। इनको महावीर चक्र प्रदान किया गया था, इसलिए इनका नाम रखा गया। अब देखिए महावीर चक्र कौन सा होता है, तो देखिए ये जो सैन्य उपाधियां नहीं, मतलब सैन्य जो सम्मान दिए जाते हैं उसमें ये 2nd नंबर पे आता है। नंबर 1 पे है परमजीत चक्र, ठीक, नंबर 2 पे है महावीर चक्र। युद्ध के समय जब आप वीरता दिखाते हैं तो ऐसा भी ये पुरस्कार दिया जाता है, और ये जिंदा रहने पे भी दे सकते हैं, और अगर आपकी वीरगति हो गई है मरणोपरांत उस समय भी ये दिया जा सकता है। बस इसमें इतनी सी चीज थी। अब यही बात भले ही आपसे पूछ ले किसके नाम पे किया गया, तो जसवंत सिंह रावत, बस और कुछ नहीं पूछेगा। आगे की कहानी थोड़ी सी मैंने बता दी फिर भी। नंबर 9 पे आते हैं, देखिए हाल ही में चर्चा में रहा खतियार गिर, जिसे रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया, अभी हुई नहीं है, लाया गया है। किस प्रदेश में पाया जाता है, किस प्रदेश में है पाया जाता है, क्या कोई बंदर है क्या, गलत लिख दिया मैंने इसमें, चलिए ठीक है, इसको आप ध्यान दे दें, किस किस प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। पॉज करें, आंसर दें। इसमें 4 नंबर पे बिहार है, तो बिहार यहाँ पे लिख लीजिए, फिर आप आंसर करिए, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। चलिए मैं आपको बता देता हूं, तो इसका जो सही आंसर है, खतियार गिर वाला नंबर 9 पे कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है राजस्थान,
ठीक है, राजस्थान। ठीक, अब देखिए है क्या, रामसर साइट, एक दूसरा इसमें वर्ड आया, रामसर साइट। ठीक, रामसर साइट। ठीक है, अब रामसर साइट क्या है, देखिए आप हमेशा रटते रहते हैं कि वेटलैंड डे आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को होता है। ठीक, 2 फरवरी को होता है। अब रामसर में आपने शायद रट रखा हो, रामसर साइट ऐसी साइट्स होती हैं जो इंटरनेशनल महत्व, जिनका इंटरनेशनल महत्व होता है। और एक कन्वेंशन हुआ 1971 में, इसमें एक एजेंसी है यूनेस्को, जिसको आप यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, यूनेस्को समझे, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करके इसका नाम है। इसने एक कन्वेंशन कराया, ईरान का एक शहर था रामसर, वहां पे। ठीक, इसमें इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन था, मतलब इसमें बहुत से देश की जो सरकारें थी वो आके यहाँ पे बैठी 1971 में। और ये प्रपोज किया गया, जो आर्द्र भूमियां होती हैं, जो वेटलैंड्स होती हैं, वो जैव विविधता का जो उसका संरक्षण करने में बहुत सहायक हैं और वो बहुत खराब हो रही हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जाए आगे। इसलिए ये कन्वेंशन हुआ। और ये कन्वेंशन देखिए लागू कब से हुआ, इस चीज को बहुत ध्यान से रखना। ये कन्वेंशन हमेशा ये पूछा गया, कन्वेंशन कब हुआ, किसी दिन पूछ लेगा लागू कब हुआ, 1971 ही लगा के आएंगे, ये याद रख लेना, 1975 में लागू हुआ। ठीक, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ईरान के रामसर में हुआ, 1971 में हुआ, 1975 में लागू हुआ। इंडिया इसमें 1982 में शामिल हुआ आके। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। और अच्छा, इससे क्या याद रखा, जो वेटलैंड होती हैं उनका संरक्षण किया जाता है उनके उपयोग के लिए, बस यही सब चीजें हैं। और इसको मीटिंग कराने में यूनेस्को का हाथ था। ठीक है, यूनेस्को का हाथ था। ठीक, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, आप जाके देख लेना। अच्छा रामसर साइट चलिए आई गई, तो इंडिया में लगभग कितनी रामसर साइट है, तो अभी पता नहीं कितनी होंगी, आई थिंक 54 या 55 या मे बी इसी के आसपास होंगी, 54। आप एक बार इसको चेक कर लेना, एग्जाम से पहले इन सब चीजों को चेक कर लिया करिए। ठीक है, देखिए सबसे पहली जो रामसर साइट थी वो कौन सी थी बताइए, भारत की सबसे पहली, तो चिल्का झील जो उड़ीसा में है, और केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है। ये पहली रामसर साइट्स थी इंडिया की। ठीक, ओके, हो गया। चलिए, और अच्छा ठीक है, इसी में अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी रामसर साइट कौन है, तो सुंदरबन का डेल्टा है, मतलब सुंदर सबसे बड़ी वो वेटलैंड है, समझे, इंडिया की सबसे बड़ी वेटलैंड है। और सबसे छोटी है, वो आपसे बार बार ये सब चीजें पूछी जाती है, रेडुका वेटलैंड जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और अगर वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं आपसे कि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहां पे हैं, तो वो यूके है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, यूनाइटेड किंगडम, इतना आप याद रखेंगे। चलिए, नंबर 10 पे आ गए। हाल ही में किस प्रदेश ने 7 जनजातीय आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है? 7 जनजातीय आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया, ये है आपके सामने ऑप्शन, जनजातीय आवासीय विद्यालय। ठीक, अब जनजातीय आवासीय विद्यालय क्या हुआ, जनजाति देखिए, आदिवासी एक वर्ड होता है, आदिवासी। ठीक, अब जनरल लैंग्वेज में ये यूज करेंगे, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में आप बात करेंगे तो वहां पे जो वर्ड यूज किया गया है आर्टिकल 342 में, वो वर्ड है अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, आर्टिकल 342 में, याद रखना है इसको, वहां पे जनजाति केवल वर्ड यूज नहीं हुआ है या आदिवासी वर्ड यूज नहीं हुआ है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है और समटाइम्स आई गेस पूछा भी है आपसे। ठीक है, तो इतनी चीजें आप याद रखेंगे। अच्छा, ये जो आदिवासी वर्ड है, ये हिस्ट्री में आपसे कई बार पूछा गया, यूपीपीसीएस ने, आरओ में, अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी इसको पूछा। ये वर्ड किसने दिया था, तो एक सहयोगी थे गांधी जी के, ठक्कर बापा, ऐसे मैं लिख देता हूं, ठक्कर बापा। ठीक है, इन्होंने ये वर्ड दिया था आदिवासी। ठीक, अब अनुसूचित जनजाति, अच्छा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिस्क्राइब किया गया है कि अनुसूचित जनजातियां क्या होती हैं? ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिस्क्राइब किया गया, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि जब स्टेट फॉर्म होता है कोई, स्टेट फॉर्म होने से जो लोग वहां से पहले से रह रहे हैं वो लोग आदिवासी होते हैं, उनका अपना एक अलग कल्चर होगा, उनका अलग रहन सहन और उनका अलग अपना खान पान होगा, समझे, उनका अपना अलग सिस्टम, इकोसिस्टम होगा। जनरली ये सब बेस्ड होते हैं नेचर के ऊपर,
नेचर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि पहाड़ों पे या जंगलों में या ऐसी सारी जगह पे ये लोग रहेंगे। मतलब अगर कहा जाए एक तरीके से अगर इनका रोल देखा जाए तो दरअसल ये देखा जाएगा कि जो इकोसिस्टम है उसको बचा के रखने में जो एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, उनका बहुत अहम योगदान है। इंडिया में आबादी कितनी है तो 2011 के सेंसस के हिसाब से कितनी आबादी थी, 8.6%, राइट, लगभग 9% आप मान लीजिए, लगभग 9% आप मान लीजिए, ठीक है। अगर परसेंट वाइज बात करो कि इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा परसेंट वाइज जो शेड्यूल ट्राइब है वो कौन सी है, तो मिजोरम है, मिजोरम। इंडिया की सबसे बड़ी शेड्यूल ट्राइब कौन सी है, शेड्यूल ट्राइब कौन सी है, तो देखिए जो संगठन होते हैं इनके, मतलब एक बड़ा समूह होता है, उसमें एक भील जनजाति है, भील जो भारत की सबसे बड़ी भील जनजाति है, भील जो सबसे बड़ी मतलब भील जनजाति है वो है, ठीक है। इतनी चीजें हो गई। और इसमें क्या क्या याद याद आ रहा है, बताइए बताइए बताइए। अच्छा, इनका कमीशन कब बना, हाँ चलिए कमीशन याद आ गया, तो जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, समझे समझे, नेशनल अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन कब बना, तो याद करिए आप 2003 में आ जाइए, 3 है ये, याद ये एक बार क्रॉस चेक कर लेना एक बार। लेकिन संविधान संशोधन था 89वां संविधान संशोधन, इससे ये जो पहले एससी और एसटी कमीशन था वो एक में ही था, और इससे 2003 में आई गेस इसको अलग कर दिया गया, बनाया गया नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। चलिए संविधान संशोधन से मुझे याद आ गया, जो मैंने पहले डिस्कस किया था यहाँ पे सबसे ऊपर आकर, आई गेस पहले ही था, या जब ये मैं डिस्कस कर रहा था, तो जब कोई नया राज्य बनाया जाता है, मान लीजिए कोई राज्य बन रहा है, नया स्टेट बन रहा है, और जैसे यूपी को 4 पार्ट में डिवाइड करने की बार बार बात करते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टियां, वहां पे क्या होता है, क्या वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन किया जाता है, आर्टिकल 368 में जो लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन, मतलब संविधान संशोधन, क्या वो किया जाता है, तो वो बिल्कुल नहीं किया जाता है, साधारण बहुमत से, ठीक है, पारित हो जाता है दोनों सदनों में, ठीक, तो वो नया राज्य बन जाएगा, उसकी सीमा नहीं बन जाएगी उसका, या फिर कोई नया नाम हो जाएगा, या भारत संघ से अलग अगर कोई है जो आर्टिकल 2, मैं पॉलिटी में आऊंगा तो ये चीजें बहुत विस्तार से बताऊंगा, जो भारत संघ से बाहर जो है, अगर यूनियन ऑफ स्टेट जो इंडिया है उससे अगर कोई बाहर है वो अगर आएगा अंदर तो आर्टिकल 2 से आएगा। इंडिया के अंदर ही अगर मान लीजिए कोई जब बदला जा रहा है, कोई किसी का नाम बदला जा रहा है, किसी स्टेट को 4 या 2 में डिवाइड किया जा रहा है, या 2 स्टेट की सीमाएं बदली जा रही हैं, तो वो आर्टिकल कितने में आएगा, आर्टिकल 3 में आएगा, ठीक है। मतलब इंडिया में जो स्टेट का डिवाइडेशन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे है, जैसे जिसको बोलते हैं ना कि विभाज्य राज्यों का, भाई इंडिया को क्या बोला गया, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, ठीक, और यूएस को क्या बोला गया, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, ठीक है। ये जब पॉलिटी वाला पोर्शन आएगा तब मैं उसको डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन पे, कौन सा हो गया था 10, ठीक है। अब नंबर 11 पे आ जाइए, नंबर 11 पे आप आ जाइए। यार मुझे लग रहा बहुत बड़ा लेक्चर नहीं हो गया, मतलब मैंने केवल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और टाइम 40 मिनट के आसपास हो गया, मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ, आगे से मैं ये कोशिश करूंगा, मैं बहुत बहुत माफी मांगता हूँ आप सबसे, आगे से मैं बिल्कुल ये कोशिश करूंगा कि शॉर्ट किया जाए चीजों को, मैं बहुत स्टैटिक पोर्शन बताने की कोशिश करता हूँ, और इसमें मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि बहुत टाइम टेकिंग हो जाए, मेरा उद्देश्य बस इतना सा है कि चीजें जो स्टैटिक पोर्शन है जहां पे जो चीजें छूट जाती हैं वो कम से कम पूरी हो सके, इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आगे देखिए इसमें मैंने ऐसा नहीं है मैंने बनाया नहीं है, मैंने पूरा सब ये बना रखा है, राइट, देखिए देखिए, और इसको बहुत कायदे से बनाया गया है, ठीक, जैसे जैसे हो सकता है, जैसे ये कथन कारण में होता है ना, 2 स्टेटमेंट दे दिए इसके बाद में आपसे एनालाइज कराता है, राइट, ऐसे ही जैसे ये है स्टेटमेंट में, जैसे नंदा कला है इसको ऐसे पूछ लिया, ऐसे ये स्टेटमेंट में मैंने पूछा, ये सीधे डायरेक्ट पूछा है, जैसे ही पूछा जाता है वैसे बिल्कुल वैसे ही मैंने पूछा है, सब मैंने बना रखा है, राइट। बट यार मैं जो अगला जो ये देखिए मैचिंग में मैंने बनाया, तो जो मैं अगली बार बिल्कुल ये कोशिश करूंगा कि ये गलती मुझसे ना हो बहुत बढ़ा देने की, ठीक है। मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, आई मीन कल मैं अपलोड कर दूंगा इसको, राइट, और कल 50 तक मैं पूरे कर दूंगा, बहुत कम टाइम दूंगा, जितनी जरूरत की चीजें केवल उतनी बताऊंगा, सब जरूरत की चीजें हैं, बट मैं थोड़ा सा मैं स्टैटिक पोर्शन को ज्यादा एक्सप्लोर करने लगता है, मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कहीं से छूटे ना, राइट, ठीक है।
तो आज का सेशन मैं यही एंड करता हूँ। आप बने रहिए सेवार सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, उससे आपको फायदा मिलेगा अगर यूपी पीसीएस 2024 को आप बहुत ढंग से देना चाहते हैं। राइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।